दुनिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। तनिष्क शोरूम लूटकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। बेउर जेल से रची गई थी डकैती की साजिश। इस मामले का खुलासा हुआ है और 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 देसी कट्टा, 4 मोबाइल और 3 बाइक बरामद की गई है। अररिया के लॉज में रहकर रेकी कर रहा था अपराधी और 26 जुलाई को लाइन बाजार में दिन दहाड़े 3 करोड़ 70 लाख रुपए के हीरे जवाहरात की डकैती की गई थी। ये उसका सीसीटीवी फुटेज है और 1-2 नहीं तकरीबन 7 लुटेरे आए थे। पूरी रेकी की गई, प्लानिंग की गई और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन एक बड़ी कामयाबी सामने आई है। एसटीएफ समेत कुल 10 टीम बंगाल, नेपाल और बिहार के कई जिलों में छापेमारी कर रही है। 4 अपराधी राहुल श्रीवास्तव, अभिमन्यु सिंह, आनंद झा और बम यादव गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिस दिन एक बड़ी लूट को इन अपराधियों ने अंजाम दिया था। तो करोड़ों की डकैती कांड में बड़ा खुलासा पुलिस ने कर दिया है। कुल 4 लोग पकड़े गए हैं और उनके बारे में कई और जानकारियां मिली हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं कि इस डकैती से पहले पूरी रेकी की गई है और रेकी करके इस घटना को अंजाम दिया गया। इस रात को जो तनिष्क शोरूम में जो लूट कांड हुआ था, उस कांड में जिला पुलिस के द्वारा और पुलिस मुख्यालय के स्तर से एसटीएफ की कुल 10 अलग अलग संयुक्त टीम बना के बिहार के कई जिलों में और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में छापेमारी किया गया था। ये पूरे घटने का अंजाम जो है वो बेउर जेल में बंद शातिर अपराध कर्मी सुबोध सिंह तथा उसके अन्य सहयोगियों के द्वारा और साथ ही साथ जो स्थानीय स्तर पे जो पूर्णिया के जो कुख्यात अपराधी बिट्टू सिंह जो बेउर जेल में कुछ समय के लिए रिमांड पे गए थे, तो वहां पे बनाया गया था और उसी क्रम में ये घटना घटी है। और कुमार प्रवीण है हमारे साथ, पूर्णिया संवाददाता। कुमार प्रवीण, हमें से ये जानना चाहेंगे कि अभी तक पुलिस ने हथियारों की बात कही या सरगना की बात कही, प्लानिंग कहां की जा रही थी वहां की बात कही, रेकी किसने की ये बताएगी, लेकिन जिस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जो गहने जेवर की बात हो रही है, इतने करोड़ के थे, उसके बारे में क्या कुछ पता चल पाया है? जी बिल्कुल विवेक, ये 26 जुलाई की घटना है और 26 जुलाई को 12 बजे दिन में दिन दहाड़े पूर्णिया शहर के लाइन बाजार, जो कि सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पर 7 अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया था और वहां से 3 करोड़ 70 लाख के हीरे जवाहरात, हीरा के और सोना के गहने लेकर वो फरार हो गए थे। और इसके बाद सीसीटीवी में सभी 7 अपराधियों की तस्वीर कैद हो गई थी। उसमें एक चुनमुन झा है जो कि मास्क लगाए हुए है और वो चेक शर्ट पहने हुए है। सबसे पहले पुलिस ने उसकी पहचान किया और चुनमुन झा के भाई आनंद झा को गिरफ्तार किया। उसके बाद 4 अन्य कुल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया और उनसे जब पूछताछ की गई तो उसने पूरे मामले का खुलासा किया कि जो देश का सबसे बड़ा सोना लूटकांड का अपराधी है सुबोध सिंह और उसके अन्य सहयोगी प्रिंस कुमार और पूर्णिया के जो कुख्यात अपराधी हैं अनिकेत उर्फ बिट्टू सिंह, जो कि पहले भी AK-47 के साथ गिरफ्तार हो चुके थे, इन तीनों ने बेउर जेल में इस घटना की प्लानिंग की थी और वहीं से इस घटना की साजिश रची गई थी। उसके बाद जो अपराधी थे, 7 अपराधी, बाहर से अपराधियों को बुलाया गया था और अररिया के एक लॉज में वो पिछले 1 माह से रुके हुए थे, वहां पर किराया लेके, और उसके बाद पूर्णिया आकर कई बार उन्होंने रेकी की थी। घटना से 1 सप्ताह पहले उन्होंने पूर्णिया के कई अन्य दुकानों में जाकर वो सामान की कपड़े और अन्य सामानों की खरीदारी भी किया था और कई बार जाकर तनिष्क शोरूम की रेकी किया था। इसके अलावा कई अन्य शोरूम की भी रेकी किया था। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया था और एसपी ने जो खुलासा किया है उसके अनुसार जो अपराधी है वो लूट के बाद यहाँ से बंगाल फरार हो गए हैं। कुल 10 टीमें काम कर रही है, जिसमें एसटीएफ की टीम है और जिला पुलिस बल की टीम है। वो सभी बंगाल में, नेपाल में और बिहार के कई शहरों में अभी छापामारी लगातार चल रही है। फिलहाल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और जो लूटे गए आभूषण है वो उसकी अब तक बरामदगी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही उस दिशा में भी पुलिस
कार्रवाई कर रही है और जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार प्रवीण तमाम जानकारियों के लिए। तो जल्द ही लूटे गए जो सामान थे उसे भी बरामद कर लिया जाएगा, पुलिस का ऐसा कहना है। और बिहार में 65% आरक्षण मामले में नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पटना हाईकोर्ट के फैसले को नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन फिलहाल उसे कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया है कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी इसे 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी पर सियासत करने का आरोप लगाया। इंडिया की सरकार थी, यहां पर हमने केंद्र सरकार से मांग किया था कि 75% आरक्षण जो जातिगत सर्वे के बाद हमने किया है उसको 9th शेड्यूल में डाल दीजिए, लेकिन नहीं, आप लोगों ने नहीं डाला क्योंकि आप लोग भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। मोहन भागवत जी के रास्ते पे चलना चाहते हैं, आरक्षण को आप लोग खत्म करना चाहते हैं। जनता दल यू 28 जनवरी से पहले आप लोग भी चाहते थे कि जो सर्वे हुआ है आरक्षण की सीमा जो 75% की गई है उसको 9th शेड्यूल में डाला जाए। अब तो आपके बदौलत केंद्र की सरकार है, मांग करिए ना। राजद जो है आरक्षण पर प्रवचन कर रहा है। अरे भाई, हाई कोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो गया है और उस पर सितंबर में सुनवाई करने की बात कही गई है। राज्य सरकार उस आदेश को पूर्ण जोर तरीका से अध्ययन कर रहा है और अध्ययन के बाद सितंबर में आरक्षण के पक्ष में जो बात होनी चाहिए पुरजोर तरीका से राज्य सरकार उस विषय पर अपना वकालत करेगी। राष्ट्रीय जनता दल को आरक्षण के मामले पर ज्यादा चिंता नहीं करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिहार में बढ़े हुए आरक्षण की परिकल्पना राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था और उन्हीं की सोच के आधार पर बिहार में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया गया था और जातीय सर्वे भी हुआ था। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की दलील को सुनने के लिए सितंबर का महीना तय किया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे क्या किया जा सकता। और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया। केसी त्यागी ने जाति को भारतीय समाज का एक आवश्यक और नंगा सच बताया। केसी त्यागी ने कहा कि जाति से इनकार नहीं किया जा सकता है, जातीय गणना होनी चाहिए। जेडीयू जातीय गणना के पक्ष में है। राहुल गांधी के बजट के हलवा पर सियासी बयान पर भी केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी के लोगों को ये पूछने का अधिकार है, जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट, इंदिरा गांधी ट्रस्ट, राजीव गांधी ट्रस्ट में कितने लोग दलित और पिछड़े समाज से हैं। समाज का एक ऐसा आवश्यक और नंगा सच है जिससे अब इनकार नहीं किया जा सकता। हमें तो प्रसन्नता है कि जिन सवालों को लेकर के समाजवादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी आज वो हर हिंदुस्तान की जुबान पर है। जातिगत जनगणना और जातिगत भेदभाव हमारा सपना है, हमारी इच्छा है, हमारा मानना है कि जात की कोई श्रेष्ठता नहीं है, समाज में समानता होनी चाहिए, सबको एक जैसे अवसर मिलने चाहिए, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और पैदा होते ही जब जाति लिखी जाती है तो जाति पूछने में ऐतराज नहीं होना चाहिए। और लोकसभा में भी सबसे पहले राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया। उन्होंने सीतारमन जी से पूछा है कि जो हलवा बनाने वाले थे और खाने वाले थे उसमें ऊंची जाति के कितने थे और पिछड़ी जाति के कितने थे। तो फिर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं को पूछने का अधिकार है कि जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट में, इंदिरा गांधी नेहरू ट्रस्ट में और राजीव गांधी ट्रस्ट में कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी। और मंत्री रत्नेश सदा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। रत्नेश सदा ने राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता बताया। रत्नेश सदा ने कहा राहुल गांधी योद्धा नहीं हो सकते। मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी जातीय गणना की बात करते हैं, वो सीएम नीतीश कुमार की देन है। राहुल गांधी चुनाव में संविधान खत्म करने का झूठा प्रचार उन्होंने किया है। सरकार के वरिष्ठ मंत्री रत्नेश सदा। रत्नेश जी, कल सदन में राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर में जो कुछ भी हुआ, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस तरह का बात तो नहीं होना चाहिए।
जो आपका जाति का ठिकाना नहीं है। बोलने का तरीका अलग है, लेकिन इसी को मिला जुला कर बोलना चाहिए। किसी पर डायरेक्ट आक्षेप नहीं लगाना, तो सब जानता है ना, लेकिन मुंह पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने भी कल सदन में बोलते समय महाभारत को उदाहरण दिया, कई तरह की बातें कही हैं। देखिए, इन्होंने अभिमन्यु का उदाहरण दिया है कि 6 योद्धा मिलकर अभिमन्यु को धोखा से मारा। यहाँ तो धोखा नहीं चल रहा है, जनता की मालिक है ना। जनता के बीच जा करके जनता जिसको मदद करेगी, जिसको शक्ति प्रदान करेगी, वही नहीं योद्धा होगा। तभी उस लायक राहुल गांधी नहीं है योद्धा के लायक। अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के योद्धा के रूप में उभरे हैं और देश का विकास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सर बार बार ये कहा था कि संविधान खतरे में है, संविधान को बदल दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि वो सर हुई? इनके पिता के रीजन में, दादी के रीजन में लगभग 50 बार संविधान बदला गया था। उस इतिहास को उल्टाना चाहिए नहीं इसको। अभी मान लीजिए भ्रम फैला करके जो कुछ किए हैं, लगभग में अति पिछड़ा और SC ST की जनसंख्या आबादी लोकसभा में ज्यादा है, वो कभी संविधान को खतरे में जाने देगा। और पटना से बड़ी खबर है, कोचिंग की जांच के बाद डीएम चंद्रशेखर सिंह ने एक बड़ी बैठक की है। कोचिंग संचालकों के साथ डीएम की बैठक हुई है और बैठक में कई नामी गिरामी कोचिंग के संचालक मौजूद रहे। SSP, नगर आयुक्त, शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में थे। सुरक्षा, सुविधा और कोचिंग रेगुलेशन एक्ट पर चर्चा हुई है और जांच टीम ने कई बिंदुओं पर कमियां पाई हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले कोचिंग संचालकों की एक सूची तैयार हो रही है। 1 महीने में कमियों को दूर करने का निर्देश जारी किया गया है। अगर कमी दूर नहीं हुई तो आगे कार्रवाई होगी, ये कहना है डीएम का। अभी जारी रहेगी कोचिंग की जांच, ये पटना डीएम ने कहा है। तैयारी होती है उसमें कई जगह आया है दिल्ली में कोचिंग सेंटर में। संस्थानों की जांच लगातार जारी है। इस बीच जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने अभी कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ जिलाधिकारी हैं। क्या लग रहा है सर, जिस प्रकार से जांच दल कल अलग अलग इलाकों में जांच की है, आज भी बैठक हुई है, क्या नतीजा निकला? जांच तो हम लोगों की जारी रहेगी। जो 6 टीम बनी है सभी अनुमंडल में, लगातार जांच चल रही है, रिपोर्ट भी आ रही है। और हम लोगों ने उसके अलावा सभी कोचिंग संचालक जो हैं उनका एक एसोसिएशन है, उनके प्रतिनिधियों के साथ आज एक बैठक जिला स्तर पर किया है हम और SSP साहब, नगर आयुक्त महोदय। और हम लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो उन लोगों को हम लोग बता दिए हैं एडवांस में। कि हम लोग चाह रहे हैं कि जो नियम कानून है उसका अनुपालन हो, बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। और उन लोगों की जो कुछ समस्याएं थी, कुछ बात थी, उसको भी हम लोगों ने सुना है। और उन लोगों ने 1 महीने का समय मांगा है। इसके बीच में पूरा रजिस्ट्रेशन लोग करा लेंगे और बाकी जो गैप जहाँ जहाँ है उसको ठीक कर लेंगे। तो ये समय हम लोगों ने दिया है, और लेकिन जांच भी साथ साथ चलती रहेगी। इधर दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट में छात्रों की मौत मामले पर बिहार में भी शिक्षा विभाग कार्रवाई के मूड में है। जेडीयू के जनता दरबार में पहुंचे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सुरक्षा के नजरिए से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जांच की जाए, वहां फायर सेफ्टी के कानून का पालन होना चाहिए। उन्होंने दिल्ली की घटना पर दुख भी जताया और निर्देश दिया कि अगर कहीं भी कमी पाई जाती हो तो जरूर कार्रवाई होगी। दुखद घटना थी, भगवान न करे इस तरह की घटना कहीं घटे, लेकिन इस तरह का निर्देश हमने भी दिया है। और अगर कहीं कमी पाई जाती है, खास करके जो फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं, निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो फायर सेफ्टी के मानक हैं तो वो फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो उसका जांच करेगी कि जहाँ जो कमी है उसके बाद उनको NOC वगैरह लेना पड़ेगा। और दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद पटना में प्रशासन एक्शन में है। जिला प्रशासन ने जांच के बाद खान GS कोचिंग को बंद कर दिया है। कोचिंग के बाहर नोटिस चिपकाए गए हैं। कोचिंग बंद रखने का नोटिस चिपकाया गया है। जिला प्रशासन ने खान GS कोचिंग में कई कमियां पाई हैं।
कोचिंग में बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट का पालन नहीं हो रहा था और सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक खान सर को नोटिस भेजा जाएगा। कोचिंग संस्थान में बड़े पैमाने पर कमियां पाई गई हैं और कोचिंग में वेंटिलेशन की समुचित व्यवस्था नहीं है। एंट्री और एग्जिट के भी बेहतर इंतजाम नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट और बिल्डिंग बायलॉज पर भी सवाल उठे हैं। खान सर ने जांच दल को जल्द कमियों को दूर करने का भरोसा दिलाया है। और सुपौल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक निजी स्कूल में बच्चे पर गोली चलाने का आरोप लगा है। गोली एक बच्चे के हाथ में लगी है। आरोप है कि स्कूली बच्चा अपने बैग में हथियार लेकर पहुंचा था। त्रिवेणीगंज थाना इलाके में यह स्कूल मौजूद है। फिलहाल जिस बच्चे को गोली लगी है वो खतरे से बाहर है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। मौके से एक मैगजीन भी बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी बच्चे को हिरासत में ले लिया। स्कूल के हॉस्टल में बच्चा एक चौकी के नीचे छिपा था। पुलिस ने स्कूल को सील कर दिया है। आरोपी बच्चे के पिता की तलाश जारी है। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित झा। सुपौल के त्रिवेणीगंज में एक प्राइवेट स्कूल में जो घटना सामने आई है उसने सबको हिला कर रख दिया है। चूँकि एक 5 साल के बच्चे ने जिस तरीके से अपने घर से अवैध हथियार लाकर और स्कूल में खिलौना समझकर उससे चलाया और उससे गोली निकली और एक आसिफ नाम का बच्चा घायल हो गया। इस घटना ने बड़े सवाल खड़े कर दिए कि आखिरकार परिजन किस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं और बच्चा किस तरीके से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो किस तरीके से गेम और टीवी को देखकर वो किस तरीके से बर्बाद हो रहा है। लेकिन इस घटना ने सबको सबक लेने के लिए प्रेरित किया है। त्रिवेणीगंज के सेंट जॉन स्कूल में एक बच्चा अपने घर से स्कूल बैग में इलीगल आर्म्स लेकर चला आया था। वो असेंबली से पहले खेलने के दौरान उनसे गोली चली और एक आसिफ नाम के बच्चा के बाएं हाथ के तलथी में लगा हो। हम लोग बच्चे के पिता को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रहे हैं। जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस मामले में पुलिस स्कूल के जो डायरेक्टर हैं संतोष झा उससे पूछताछ कर रही है और उसके बाद मामले पर कार्रवाई सामने आएगी। फिलहाल आरोप जो बच्चा है उसके पिता मुकेश यादव फरार बताए जाते हैं और उसी के पास वो जो हथियार उपयोग में आया था वो हथियार भी उसी के पास यही बताया जाता है। अब देखना होगा कि मुकेश की गिरफ्तारी के बाद क्या क्या राज सामने आते हैं। अमित झा, न्यूज 18 नेटवर्क, सुपौल। और न्यूज 18 के कुछ सवाल हैं। सवाल है कि बच्चे के पास हथियार कहां से आया। सवाल यह है कि बैग में बच्चे ने हथियार कैसे रख लिया। सवाल यह है कि बच्चे के परिवार वाले आखिर कर क्या रहे थे, क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। स्कूल ने बैग की जांच क्यों नहीं की, यह भी सवाल है। बच्चा हथियार लेकर स्कूल कैसे पहुंचा और अगर बड़ी घटना हो जाती तो वो जिम्मेदार कौन होता। पूर्वी चंपारण पुलिस ने फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। यूपी के रहने वाले अखिलेश यादव को पुलिस ने नकली पिस्टल और कारतूस के साथ पकड़ा है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का पुलिस इंस्पेक्टर बताकर लोगों पर धौंस जमा रहा था। तो एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर को पकड़ा गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यूपी पुलिस की वर्दी भी पकड़ी गई है और इसी वर्दी को पहनकर ये धौंस जमा रहा था और इस पूरे मामले का खुलासा हो उसके पास से नकली हथियार भी बरामद किए हैं। सत्यापन के लिए टीम बनाई गई और पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी को सूचना दी गई। उसके बाद एक टीम द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए आदिल के घर के पास से उस व्यक्ति को पकड़ा गया। उसने यूपी पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। उसके कंधे पे 3 स्टार थे और एक नकली पिस्टल था उसके पास से बरामद हुआ। बिहार के साइबर ठगों ने नागपुर के एक व्यक्ति से 20 लाख की ठगी की है। जानकारी के मुताबिक ठगों ने शॉपिंग मार्ट देने के नाम पर प्रॉपर्टी डीलर से ठगी की। नागपुर पुलिस ने बिहार पहुंचकर आरोपी को पकड़ा है। सभी आरोपी नालंदा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दरअसल पीड़ित व्यक्ति शॉपिंग मार्ट खोलना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गूगल सर्च किया और कंपनी को ईमेल भेजा, जिसके बाद पूरी बातचीत ईमेल के जरिए होने लगी और पैसे देने के बाद अचानक मेल आना बंद हो गया। इसके बाद शक होने पर पीड़ित ने साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज की और पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और जानकारी के मुताबिक आरोपी और भी कई लोगों से ठगी कर चुका है। इसके लिए पुलिस की जांच जारी है।
चौधरी करके एक कंप्लेनेंट थे, उनको जूडियो की फ्रेंचाइजी देने के लिए बहाने आरोपियों ने फ्रेंचाइजी फॉर्म, फीस और कोई चार्जेस के बहाने 20,35,500 रुपए की ठगी की थी। उस केस के आरोपी अब तक मिल नहीं रहे थे। इनके साथ हम पटना, बिहार में इन आरोपियों को लगभग वहाँ पे 9 दिन उनके पीछे लग के उनको ढूंढा, पकड़ लिया और उनको पकड़ के लाकर उनको इस केस में अरेस्ट कर दिया और अभी कोर्ट में खड़ा कर दिया। कानूनी कार्रवाई आगे चल रही है। और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। श्रवण कुमार ने कहा कि झारखंड में उनकी पार्टी एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी। श्रवण कुमार के मुताबिक जल्द ही झारखंड को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। श्रवण कुमार से एक सवाल किया गया कि क्या बीजेपी उन्हें सीट देगी, तो उनका जवाब था कि क्या जेडीयू झाल बजवा है, जेडीयू के बिना कोई चुनाव नहीं जीत सकता। खंड में हम लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। कितने सीटों पर लड़ेंगे, कौन कौन विधानसभा में लड़ेंगे, मिल बैठ करके सभी नेता सीटों को चिन्हित करेंगे, उम्मीदवारों को चिन्हित करेंगे और एनडीए से फाइनल बातचीत हो जाएगी। उसके बाद उम्मीदवारों का भी चयन किया जाएगा, चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव लड़के झारखंड में भी एनडीए की सरकार बनाएंगे। इसके लिए पूरी तरह से काम माननीय श्री नीतीश कुमार की नेतृत्व में काम चल रहा है। अरे भाई, चुनाव में हम लोग झाल बजवा हैं, हम लोग झाल बजाने वाले हैं। चुनाव में बिना गांगों का झूमर नहीं होता है। बिना जेडीयू का बेहतर परिणाम देश के किसी हिस्से में नहीं होगा। इसलिए हम लोग को साथ लेना ही चाहिए और लेना ही पड़ेगा। और जहानाबाद से बड़ी खबर है, जहां के टेहटा में 3 बच्चे की मौत हो गई। ठनका की चपेट में आने से मौत हुई है। अस्पताल ले जाते समय तीनों की मौत हो गई। टेहटा के सरेन गांव की यह घटना है, जहां ठनका की चपेट में आने से तीनों की मौत हुई है और 3 बच्चे थे ये, जो कि ठनका की चपेट में आ गए।